यूनिट नंबर सेकंड, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, यानी बच्चे और औरतों के लिए खेलों के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, यूनिट नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज गाइडेंस ऑफ WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि WHO की गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ पे सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। डिफरेंट एज एंड ग्रुप, अलग अलग एज के लिए और अलग अलग ग्रुप के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए गए हैं, वुमेन्स के लिए क्या हैं और मेंस के लिए क्या हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कॉमन पोस्चर्स, डिफॉर्मिटीज, नोकनी। नोकनी जो है ये एक कॉमन पोस्चर्स के अंदर आता है। फ्लैट फुट यानी चपटा पैर, और फिर राउंड शोल्डर्स, लोडोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लैग एंड देयर रेस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। तो सबसे पहले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स गर्ल के लिए ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं इसको इस तरीके की डिफॉर्मिटी तो नहीं है, इस तरीके की उसकी बॉडी में कोई विकृति तो नहीं है। अगर इस प्रकार की विकृति उनकी बॉडी में कोई पाई जाती है तो इट मीन्स द बॉडी इज नॉट फिट एंड फाइन फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। तो ये समझा जाता है कि स्पोर्ट्स के लिए ये बॉडी उतनी बेहतर नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। वुमेन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सोशल बेनिफिट्स। तो वुमेन्स जब यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है किसी गेम के अंदर, वो पार्टिसिपेट करती है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि एक तो वो फिजिकली फिट होती है, फिजिकली बॉडी उसकी एकदम साउंड होती है, और बाकी दूसरे लोगों की बजाय उसका जो स्टेमिना होता है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है। साइकोलॉजिकली अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उनका सोचने का जो दायरा होता है वो एक आम आदमी, एक कॉमन जो लेडी होती हैं, कॉमन जो गर्ल होती है उनसे बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में जाके सोचती हैं, यथार्थ में जाके सोचती हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी कार्य आप फर्जी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत करना होता है, समझना होता है, चीज़ों को देखना होता है और रियलिटी को फेस करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? तो यहाँ पे इनकी जो सोच हो जाती है, जो सोचने का जो दायरा होता है वो रियलिस्टिक होता है, यथार्थवादी हो जाता है। एंड सोशल बेनिफिट्स, और समाज के अंदर इनकी अपनी एक पहचान होती है। जहाँ आज की डेट में ये माना जाता है कि बेटियों का जो स्थान है वो उतने लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो भी एक बार आगे बढ़ जाते हैं फिर उसके पूरे परिवार का और सबका नाम किसके, उसी लड़की के आधार पे सब जान जाते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये अपनी एक पहचान अपने आप बना लेता है। एक्सरसाइज गाइडेंस, सोशल कॉन्फिडेंस एंड मेनार्च एंड मेजरल डिफ्यूजीज, फीमेल्स एथलीट्स ट्रेड ओस्ट्रेपोसिस, एमेंथ्रोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम देखेंगे लर्निंग आउटकम, सीखने के लिए यहाँ पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन विल बी एबल टू। तो चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार से योग्य होते हैं। पहला है डिस्कस एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम सबसे पहले यहाँ पे उन एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे जो एक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन, कॉमन पोस्चर, डिफॉर्मिटीज, आइडेंटिफाई करेक्टिव मेजरमेंट्स, यानी पोस्चर के बारे में देखेंगे कि क्या बॉडी का पोस्चर वास्तव में एक एथलीट बॉडी का है या नहीं है। फिर उसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज हैं उनको देखेंगे, और फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेक्टिव मेजर्स, यानी जो मापतोल है वो पर्टिकुलर है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। रिकॉग्नाइजिंग द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, और हम इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या? रोल एंड इम्पोर्टेंस, उनका रोल और उनका महत्व स्पोर्ट्स में जो वे पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? वुमेन्स इन इंडिया,
भारत के अंदर वुमेन्स स्पोर्ट्स में जब पार्टिसिपेट करती है तो उनके रोल के बारे में यहाँ बात किया जाएगा। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंसिडरेशंस रिलेट टू मेनार्च एंड मेनिस्ट्रुअल डिफ्यूजन। आगे देखेंगे एक्सप्रेस फीमेल्स एथलीट्स ट्रेड अकॉर्डिंग टू ईटिंग डिसऑर्डर। खाने का जो डिसऑर्डर है उसके बारे में हम आगे यहाँ देख लेते हैं। डिफ्यूजन्स में सबसे पहले हम देखेंगे गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ सम कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज चिल्ड्रन में सफर फ्रॉम। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफॉर्मिटीज हैं उनके बारे में हम देखेंगे बच्चों के लिए। What do you know about them? आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे कंप्लीट द फर्स्ट टू कॉमन ऑफ द KWL, नो वांट लर्न। इसके लिए एक चार्ट है जो नीचे दिया गया है, इसको अभी हम यहाँ पे देखेंगे। पहला वर्ड व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो और व्हाट आई लर्न। तो ये पूरे चार्ट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इस पूरे चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक जो पूरी एक रीडिंग है, एक जो मेजरमेंट है, वो पूरा का पूरा हमारे सामने आएगा कि दुनिया के अंदर किस प्रकार से जो स्पोर्ट्समैन हैं उनका जो चार्ट है जो निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे नोकनी। तो नोकनी के बारे में समझेंगे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिसका सिलेक्शन चुनाव आपने खेलों के लिए किया है, क्या उनको नोकनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा, उनका जो पैर है वो पैर का जो आर्क है वो कैसा है, ये फ्लैट फुट तो नहीं है, ये फ्लैट फुट तो नहीं है, क्योंकि ये अगर आपका ये वाला आएगा पोस्चर तो ये गुड पोस्चर में आता है और ये बैड पोस्चर में आता है। ठीक है, तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इसीलिए जो फ्लैट फुट वाले एथलीट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रनिंग के लिए नहीं माना जाता है। राउंड शोल्डर्स की बात करते हैं, क्या इनके शोल्डर्स राउंड है, लोडोसिस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और बो लैग। बो लैग के अंदर क्या होता है, इस तरीके से पैर हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो पैर है वो धनुष के समान, मतलब टेढ़े मेढ़े पैर जो हो जाते हैं। तो ये सारी डिफॉर्मिटीज हैं जिनको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है और ये पूरे चार्ट के ऊपर तैयार किया जाता है। आगे देखेंगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए यूनिसेफ साउथ अफ्रीका ब्लॉग हाउ स्पोर्ट्स हेल्प गर्ल्स ओवरकम बैरियर्स एंड बियर्स। तो यहाँ ये समझाने की बात कर रहे हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो ब्लॉग है इसमें क्या बताया गया है, हैड ए बिग मैसेज सेंड टू ओवर लीजेंडरी प्लेयर्स। लीजेंडरी प्लेयर्स, यहाँ पे ये जो लीजेंडरी वर्ड्स है एक शानदारता के लिए जो है प्रस्तुत किया गया है, बताया गया है। इन इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जैसे भारतीय जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, यूनिसेफ रिकॉग्नाइज गुडविल एम्बेसडर ऑफ साउथ एशिया। तो इन्होंने इसको क्या किया है, इनकी गुडविल को देखते हुए इनको एक एम्बेसडर यहाँ पे बना दिया गया है। लेट एवरी चाइल्ड गर्ल एंड बॉय प्ले ए स्पोर्ट्स। हर एक बच्चा और हर एक जो है चाइल्ड और गर्ल बॉय प्ले ए स्पोर्ट्स, उसको गेम खेलता है। लीजेंडरी क्रिकेट मेंशंस दैट एवरी चाइल्ड मस्ट हैव द राइट टू प्ले, और उन्हें खेलना ही चाहिए। इट इज द बेस्ट मीडियम टू हेल्प द चैनल देयर एनर्जी एंड टीच दैम सम लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल लेसन। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, खेल एक अच्छी चीज़ है जो एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। नहीं तो जो बच्चे हैं उनकी एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन खेलों के माध्यम से उनकी एनर्जी कहाँ जाती है, एक सही डायरेक्शन के अंदर उनकी एनर्जी जाती है। ऑन स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, उनकी जो पूरी ताकत है, जो डिटर्मिनेशन है, वो एक सही लक्ष्य के लिए लगता है, सही गोल के लिए लगता है अगर वो स्पोर्ट्स को अपना कैरियर चुन लेते हैं। ह्यूमैनिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑन रियलाइज द स्पोर्ट्समैनशिप अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद द ओपन माइंड रिकॉग्नाइज चाइल्ड टू पुश देयर लिमिट्स। और ये उसकी लिमिटेशंस को क्या करता है, पुश करता है, यानी लिमिटेशंस को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, एंड द पोस्चर डिस्कवर देयर आउन पोटेंशियल, और उनका जो पोस्चर होता है वो अपनी आउन पोटेंशियल, अपनी खुद की अक्षमता के आधार पर,
ठीक है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म। स्पोर्ट्स क्या करता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है सभी को, द टू परफॉर्म एंड लर्न टू विन विद डाइजेस्टिव एंड एक्सेप्ट डिफीट विद ह्यूमैनिटी। स्पोर्ट्स डज नॉट डिफरेंट बिटवीन जेंडर। यहाँ पर जेंडर्स के अंदर कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। इट रेस्पेक्ट हार्डवर्क एंड वैल्यू ऑफ एन एथलीट। एक जो एथलीट होता है उसको आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड प्ले इज नॉट कॉन्फिडेंट टू चिल्ड्रन नॉर डज द क्रिएट इम्पैक्ट ओनली। यहाँ से बच्चों को खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि एक इम्पैक्ट भी मिलता है। यानी स्पोर्ट्स से बच्चे को अगर आप देखते हैं कि खाली क्या मिल रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक इम्पैक्ट भी मिलता है, ठीक है। On children, rather sport is the big wagon wheel for the upliftment of the status of the women in our society। और हमारे समाज के अंदर महिलाओं को बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। स्पोर्ट्स फील्ड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू शो कास्ट देयर टैलेंट एंड हेल्प them grow an individual living a life of dignity and self respect। यानी अपने टैलेंट को शो करने का भी मौका यहाँ एक जो गर्ल होती हैं उनको मिलता है। क्यों? चूंकि वो अपने टैलेंट को शो कर सकती हैं, दिखा सकती हैं खेलों के माध्यम से, और अपनी जो लाइफ है उसको एक डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट की दृष्टि से क्या कर सकती हैं, आगे बढ़ा सकती है। द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेयर्स ब्रिलियंटली इन द टोक्यो 2020 ओलंपिक। यानी 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी की जो टीम थी उन्होंने अपने बेस्ट प्रदर्शन को यहाँ पे दिखाया एंड प्रोड्यूस्ड मैनी सच एग्जाम्पल्स। और एक उदाहरण यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। द कैप्टन रानी रामपाल फादर कुड नॉट अफोर्ड टू बाई हर ए हॉकी स्टिक। यानी रानी रामपाल के जो पिता हैं जिनकी यहाँ पे चर्चा की गई है, उस समय उनकी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो उसके लिए एक हॉकी भी खरीद सकें, लेकिन रानी रामपाल ने अपनी मेहनत अपने दम पर ये सिद्ध कर दिया, ये दिखा दिया कि लड़कियां गरीब परिवार में पैदा हो सकती हैं लेकिन वो गरीब नहीं रह सकती। शी वाज ग्रोइंग अप सो शी वुड प्ले विद ए ब्रोकन एंड सलाइमा टीट फ्रॉम झारखंड वुड प्ले विद वुडन स्टिक। और ये इसने जो प्रैक्टिस की वो वुडन लकड़ी की जो स्टिक होती थी, डंडे, उससे इसने प्रैक्टिस की। फॉर द सेम रीजन, यही कारण था का डीप ग्लैंस इकैकाज फैमिली वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज शी वाज अलाउड टू प्ले द गेम डिस्पाइट बिगिनिंग ए गर्ल। तो आप देख सकते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो कैरियर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ संघर्ष बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर WHO ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अब हम यहाँ पे देखेंगे WHO की जो गाइडलाइंस हैं वो WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हैं, डिफरेंट एज ग्रुप। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही एज वालों के लिए एक जैसी गाइडलाइंस होंगी, अलग अलग एज ग्रुप वालों के लिए अलग अलग क्या होंगे, रूल्स होंगे। WHO हैज आइडेंटिफाइड लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल इनएक्टिविटी एज द फोर्थ लीडिंग स्टिक फैक्टर और ग्लोबल मोर्टेलिटी 6% ऑफ डेथ ग्लोबलिटी। ज़्यादातर आप यहाँ देख रहे हैं एक ग्लोबलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेदर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। कौन सा फैक्टर? रिस्क फैक्टर फॉर ग्लोबल मोर्टेलिटी, जिसकी वजह से 16% डेथ हर बार होती रहती हैं, आंकड़े बताते हैं। रेगुलर पार्टिसिपेंट इन द फिजिकल एक्टिविटी, जो
ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन रेगुलर तरीके से जो पार्टिसिपेट करते रहते हैं फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू मेंशन फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्थ। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स उनको क्या देता है, स्पोर्ट्स उनको एक देता है मेंटली, फिजिकली और सोशल हेल्थ, यानी सबसे पहले हेल्थ पे उनका जो कमांड है वो 100% होता है, उनकी हेल्थ बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है, उनका स्टेमिना बाकी लोगों से अच्छा होता है। दूसरा, पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो स्पोर्ट्स और फिजिकल में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, उनकी एक्टिव रिजल्ट इन बेनिफिट लाइक एंड इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक फायदा यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होता है कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई कैन डू, एंड सेल्फ स्टीम, और अपनी एक स्टीम होती है, बेटर कंट्रोल, चीज़ों को अच्छे प्रकार से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ओवर इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत जल्दी टूटते नहीं है, बहुत जल्दी हार नहीं मान लेते हैं, क्योंकि खेलों के अंदर ये सिखाया जाता है, ये डेली प्रैक्टिस के अंदर उनको बताया जाता है कि जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको जीत ही मिले, अगर हार भी मिल जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफीट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। हार भी एक खेल का ही हिस्सा है। रिड्यूशन इन लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, और सबसे बड़ी चीज है कि इनका जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको रिड्यूस करना सीख जाते हैं, यानी थोड़ी देर बाद अपने आप को नॉर्मलाइज करना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, अपने आप को दोबारा से फिर खड़ा करना और दोबारा से फिर चैलेंज लेकर उसी गोल की तरफ आगे बढ़ जाना, जो कि आज की डेट में बहुत कम लोग इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें स्वतः ही उनके अंदर आ जाती हैं। एंजाइटी अपने आप में एक ऐसी जो है एक सिचुएशन है जहां एक बेचैनी हो जाती है। जैसे आपने देखा है कि पढ़ाई के दिनों में जिस एग्जाम आपके सामने होता है तो सभी बच्चों को क्या होती है, एक एंजाइटी हो जाती है, और वो एंजाइटी एक बेचैनी के रूप में होती है। तो यहाँ एंजाइटी प्रेशर होता है, वो एंजाइटी प्रेशर को भी हैंडल करना स्पोर्ट्स के अंदर सीख जाते हैं। एंड डिप्रेशन, आज डिप्रेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये हर उम्र, हर एज और हर जेंडर के सामने ये चीज़ें आ रही हैं। इवन देन अब तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि एनिमल्स के अंदर भी डिप्रेशन की चीज़ें पा रही हैं, यानी डिप्रेस हो जाना, आई कांट डू नथिंग, अरे मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं निराश हो गया, यानी इंसान निराशा की तरफ चला जाता है। तो ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें, वो सब प्रेशर भी यहाँ झेलने की कैपेसिटी स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर पैदा हो जाती है। कोई बात नहीं, एक चीज़ नहीं तो दूसरा, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, अपनी हेल्थ की मेंटेनेंस को, यानी कि आप अपनी हेल्थ को किस ओर लेके जा रहे हैं, हेल्थ की परसेंटेज क्या जा रही है, ओबिसिटी के अंदर तो नहीं जा रहे हैं, अपने पर्टिकुलर तरीके से अपनी हेल्थ को क्या करके चलते हैं, मैनेज करते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, अपनी रेगुलर जो रूटीन होता है उसको फोकस करते हैं। वेट को बहुत कम भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स बॉडी जो होती है, स्पोर्ट्स या एथलीट बॉडी होती है, उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा वेट नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा वो आपको विदाउट वेट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी मसल्स को प्रॉपर तरीके से क्या करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड अचीविंग हाई परफॉर्मेंस, वो अपने आप को एक सोशलिक रूप में, यानी सामाजिक रूप में, और हाई अचीवमेंट, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार की सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इन एकेडमिक लेवल पर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, लगातार की जाने वाली शारीरिक एक्सरसाइज जो एक्टिविटी है, हेल्प इन जस्ट फिजिकल में तो हेल्प करती ही हैं, शारीरिक रूप से तो हेल्प करती हैं, बट आल्सो सोशल सामाजिक, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ, तो यानी कि उनकी सोशल, मेंटल, हर प्रकार से उनकी ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंस एंड एडल्ट्स, किशोरावस्था के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, हार्मोनिक सिस्टम चेंज होता है, बच्चे पजल होते हैं, या आप यूं कहिए कि ऐसा लगता है कि एक एज पर्टिकुलर, एक बचपन से निकलने के बाद जैसे ही बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसके ऊपर एक अननेसेसरी, अनएथिकल बहुत सारा प्रेशर होता है। पढ़ाई का प्रेशर भी है, खेल का प्रेशर भी है, समाज का प्रेशर भी है, घर का प्रेशर भी है, कौन क्या कहेगा, तो ए लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ये एडोलसेंस से, चूंकि एक बच्चा पहले बच्चा होता है, इन्फेंसी, छोटा बच्चा, यहाँ इसके पास कोई ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद ये चाइल्ड चीज़ों को समझ रहा है, अंडरस्टूड कर रहा है, उसके बाद ये एडोलसेंस, किशोरावस्था में आता है, जहाँ
धीरे धीरे ये प्यूबर्टी वाले जो लक्षण है इसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। यानी एक तरीके से आप देखेंगे तो अब ये अपना 18-19 की एज में आ रहा है और यहाँ से फिर ये डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर एडल्ट में जा रहा है। एडल्ट का मतलब है 20-25 की एज में ये जा रहा है। तो यहाँ आते आते जो जिम्मेदारियां हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन इनको कैसे हैंडल किया जाए वो सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर देख लिया। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सबको हैंडल करना यहाँ पे भली भांति ये सीख जाता है। फिजिकल एक्टिविटी शुड बी एनकरेज अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, जो शारीरिक जो एक्सरसाइज करने का जो तरीका होता है, टू इंश्योर स्ट्रॉन्ग, इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड बोन्स, इनकी हड्डियों को, यानी कि एक फिजिकल एक्टिविटी करने वाले की मांसपेशियां, उनकी हड्डियां, उनका पूरा शरीर क्या होता है, ताकतवर हो जाता है। चिल्ड्रन एंड यंग पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू सिट फॉर लॉन्ग। जो जवान लोग होते हैं वो बहुत लंबे समय तक कहीं एक ही जगह बैठना पसंद नहीं करते हैं। हावर्स वॉचिंग टीवी, और बहुत लंबे समय तक वो क्या नहीं करते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स एंड ट्रैवलिंग बाय कार, कंप्यूटर गेम्स खेलना, कार के द्वारा ट्रैवलिंग करना। आपने देखा होगा कि ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, वो फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी कंफर्ट जोन से बाहर आके, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ना रखते, कंफर्ट जोन से बाहर आके वो स्ट्रगल करते हैं, वो कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि वो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को क्या रखें, तैयार रखें, रेडी रखें। WHO हैज डेवलप्ड सर्टेन गाइडलाइन। अब WHO इसके ऊपर कुछ और गाइडलाइंस को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। वो क्या है, ग्लोबल रिकमेंडेशंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यानी ग्लोबली जो रिकमेंडेशंस होती है वो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, विद द ओवरऑल एम, जिनका पूरा का पूरा जो उद्देश्य होता है वो प्रोवाइडिंग नेशनल एंड रीजनल लेवल पॉलिसी, जो एक नेशनल और रीजनल लेवल की जो पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर मेक्स विद गाइडलाइन, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए गए हैं, फॉर फ्रीक्वेंटली ड्यूरेशंस, इंटेंसिटी, एक स्वतंत्र रूप से एक ड्यूरेशंस को लेकर, एक समय अवधि को लेकर इनको बनाया गया है। टाइप एंड टोटल अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के, इतने समय के अंदर इतनी फिजिकल एक्टिविटी नीडेड जो आपको जरूरी होती है फॉर द प्रिवेंट ऑफ नॉन कंफर्टेबल डिजीज, यानी कि नॉन कंफर्टेबल्स, कुछ भी प्रकार की कोई ऐसी हल्की फुल्की छोटी बीमारियां उन वो आप तक टच ना कर सके। आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना हार्ड हो जाता है कि वो आप उन सब से अपना प्लेटफॉर्म जो है वो ऊपर कर लेते हैं। किसका प्लेटफॉर्म, हेल्थ का प्लेटफॉर्म। आगे चलते हैं।